Hello and welcome my dear students. I am your mathematics mentor and you watching me on my YouTube channel RKG Mathematics. Guys, आज से हम लोग 12th क्लास का मैथमेटिक्स शुरू करने जा रहे हैं, लेकिन 12th क्लास में क्या क्या पढ़ना है, सबसे पहले हम लोग कौन कौन सा टॉपिक्स कवर करेंगे, कितना पढ़ना है, उससे गो थ्रू होते हैं। तो गाइज 12th क्लास में जो हम लोगों को पढ़ना है रिलेशन, फंक्शन एंड बाइनरी ऑपरेशंस। ओके, उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे मैट्रिसेस, डिटरमिनेंट्स एंड लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम्स। ये 3 टॉपिक्स हम लोग अलजेब्रा में कवर करेंगे। उसके बाद ट्रिगोनोमेट्री का एक टॉपिक है इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस। ओके, उसके बाद वेक्टर्स, 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री। वेक्टर्स एंड 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री दोनों एक दूसरे से काफी रिलेटेड है। बिना वेक्टर का 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री समझना बिल्कुल डिफिकल्ट है। उसके बाद हम लोग अगला जो हमारा यूनिट होगा कैलकुलस का। कैलकुलस में सबसे ज्यादा पढ़ना है 12th क्लास के वेटेज के हिसाब से। अगर देखा जाए बोर्ड्स में जो वेटेज होते हैं 12th क्लास के, उसमें ऑलमोस्ट 40 to 42% कैलकुलस का वेटेज है। कैलकुलस जनरली 2 पार्ट्स में डिवाइड है, डिफरेंशियल कैलकुलस एंड इंटीग्रल कैलकुलस। क्लियर? डिफरेंशियल कैलकुलस में गाइस हम लोग पढ़ेंगे कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी, डिफरेंशिएशन एंड एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स। और हम लोग इंटीग्रल कैलकुलस में पढ़ेंगे इंडेफिनिट इंटीग्रल, उसके बाद डेफिनिट इंटीग्रल, एरियाज अंडर कर्व्स एंड डिफरेंशियल इक्वेशंस। गाइस, कैलकुलस पढ़ने से पहले हम लोग ये छोटे छोटे जो टॉपिक्स है इसको कवर करेंगे, क्योंकि एक बार हम लोग कैलकुलस में इंटर कर जाएं तो उससे काफी दिन बाद बाहर निकलते हैं। तो कैलकुलस को हम लोग गाइस सबसे लास्ट में पढ़ेंगे, और उससे पहले हम लोग रिलेशन, फंक्शन एंड बाइनरी ऑपरेशंस, मैट्रिसेस एंड डिटरमिनेंट्स एंड लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम्स, इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस, वेक्टर्स एंड 3D, ये हम लोग टॉपिक्स कवर करेंगे। गाइज, आज से हम लोग शुरू कर रहे हैं मैट्रिसेस। मैट्रिसेस के बाद डिटरमिनेंट, डिटरमिनेंट के बाद लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम्स। पहले अलजेब्रा के 3 टॉपिक्स कवर करेंगे, उसके बाद हम लोग पहले यूनिट रिलेशन, फंक्शन एंड बाइनरी ऑपरेशंस, एंड फिर 1 by 1 करके इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस, वेक्टर्स, 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री, एंड देन लास्ट में हम लोग पढ़ेंगे कैलकुलस। ओके, सो गाइस, बिना देर किए हुए हम लोग शुरू करते हैं मैट्रिसेस। ओके, तो गाइस आज के इस लेक्चर में हम लोग शुरू कर रहे हैं मैट्रिसेस। गाइस, मैट्रिसेस का डेफिनेशन क्या है, एक बार डेफिनेशन देखते हैं। द अरेंजमेंट ऑफ रियल नंबर्स और कॉम्प्लेक्स नंबर्स और फंक्शंस along horizontal and vertical lines under big brackets is called matrix। देखिए यहाँ पर ये जो अरेंजमेंट है नंबर्स का, ये नंबर्स रियल नंबर्स भी हो सकते हैं, ये कॉम्प्लेक्स नंबर्स भी हो सकते हैं, और ये जो नंबर्स हैं वो फंक्शंस के फॉर्म में भी हो सकते हैं। तो रियल नंबर्स, कॉम्प्लेक्स नंबर्स या फंक्शंस को हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइंस में एक बड़ा ब्रैकेट के अंदर अगर हम अरेंज करें तो इस अरेंजमेंट को हम लोग मैट्रिक्स बोलते हैं। क्लियर है? इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल लेटर्स ऑफ अल्फाबेट। मैट्रिक्स को हमेशा अल्फाबेट के कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं। क्लियर? The horizontal and vertical lines are called rows and columns of the matrix। Guys, ये जो horizontal lines हैं इनको हम लोग रो बोलते हैं, और ये जो आपका vertical line है इसे हम लोग कॉलम बोलते हैं। क्लियर है?
horizontal lines are known as rows, vertical lines are known as columns. ठीक है ना? And the numbers along row and column are called elements of the matrix. ये जो numbers हैं, ये जो आप देख रहे हैं, ये नंबर A, B, C, D, E या D, I, N, ये जो नंबर्स हैं रो और कॉलम के लॉन्ग अरेंज हैं, इनको पर्टिकुलरली हम लोग मैट्रिक्स का एलिमेंट्स बोलते हैं. मतलब जैसे L है तो ये इसको हम लोग बोलते हैं एलिमेंट ऑफ मैट्रिक्स. क्लियर? एक बार फिर से समझ लीजिए. अरेंजमेंट ऑफ रियल नंबर्स, कॉम्प्लेक्स नंबर्स और फंक्शंस along horizontal and vertical lines under big bracket is called matrix. बड़ा वाला ब्रैकेट के अंदर रियल नंबर्स का, कॉम्प्लेक्स नंबर का या फंक्शंस का जो अरेंजमेंट है हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइंस के along, उस अरेंजमेंट को हम लोग मैट्रिक्स बोलते हैं. ओके, मैट्रिक्स को हम लोग अल्फाबेट के कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं. हॉरिजॉन्टल लाइंस को हम लोग रो और वर्टिकल लाइंस को हम लोग कॉलम बोलते हैं. क्लियर? पर्टिकुलरली किसी भी नंबर्स को जो रोज और कॉलम्स के अलोंग अरेंज हैं, उसको हम लोग एलिमेंट्स ऑफ द मैट्रिक्स बोलते हैं. ठीक है बच्चों? चलिए वीडियो को पॉज करके आप इसको पहले नोट कर लीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं. गाइस, हमारा अगला टॉपिक है सिंबॉलिक नोटेशन ऑफ मैट्रिक्स. मैट्रिक्स को सिंबल के फॉर्म में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, चलिए देखते हैं. लेट अ मैट्रिक्स A having m rows and n columns, then it is symbolically written as capital A is equal to बड़ा ब्रैकेट के अंदर स्मॉल aij. aij सबस्क्रिप्ट में होगा. ठीक है? यहां पर ये जो कैपिटल ए है, मैट्रिक्स को डिनोट करते हैं कैपिटल लेटर्स ऑफ अल्फाबेट से, और स्मॉल आई जो लिखा हुआ है ये एलिमेंट को रिप्रेजेंट करते हैं. जहां पर वेयर aij को हम लोग बोलते हैं एन एलिमेंट located at the intersection of ith row and jth column. यहां पर I जो है रो का लोकेशन होता है, लोकेशन ऑफ रो, और J जो होता है लोकेशन ऑफ कॉलम. I रो का लोकेशन है, J कॉलम का लोकेशन है, और aij को हम लोग बोलते हैं एलिमेंट एट द इंटरसेक्शन ऑफ ith रो एंड jth कॉलम. क्लियर है? एग्जाम्पल के लिए अगर हम लोग लिखते हैं, मान लीजिए हमारे पास एक एलिमेंट है A34. इसका मतलब ये है कि ये जो एलिमेंट है तीसरे रो और चौथे कॉलम के इंटरसेक्शन पर लोकेटेड है. मतलब ये जो एलिमेंट है A34, ये एलिमेंट थर्ड रो और फोर्थ कॉलम में सिचुएटेड है. इज इट क्लियर? तो इसको आप लिखेंगे एन एलिमेंट लोकेटेड एट द intersection of third row and fourth column. क्लियर? तो गाइस अगला टॉपिक है ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स. इसका डेफिनेशन है, इफ अ मैट्रिक्स हैज m rows and n columns, then it is said to be m into n ऑर्डर मैट्रिक्स. गाइस अगर आपके पास एक मैट्रिक्स है जिसमें m रोज है और n कॉलम्स है,
तो आप उस मैट्रिक्स को m इंटू n ऑर्डर का मैट्रिक्स बोलोगे, या वो मैट्रिक्स m इंटू n ऑर्डर का मैट्रिक्स कहलाता है। एग्जाम्पल से आप समझिए, मान लीजिए हमारे पास एक मैट्रिक्स है और ये है एलिमेंट्स है इसके p q r s a b c d x y z w 1 2 3 4, ये मैट्रिक्स है हमारे पास। यहां पर आप देखेंगे नंबर ऑफ रोज कितने हैं, नंबर ऑफ रोज हैं 4। देखिए ये आपके रोज हो गए और ये कितने हैं 4। नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं 4। यहां देखिए ये आपके कॉलम्स हैं। तो गाइस इस मैट्रिक्स का जो ऑर्डर हो जाएगा, देयरफॉर ऑर्डर इज इक्वल टू 4 इंटू 4। यहां एक बात हमेशा ध्यान देंगे, 4 इंटू 4 को मल्टीप्लाई कभी नहीं करेंगे। ये ऑर्डर को रिप्रेजेंट करने का तरीका है, रोज इंटू कॉलम्स। किसी भी मैट्रिक्स में जितने रोज हो वो यहां पे लिखेंगे, उसके बाद इंटू कॉलम्स को लिखेंगे। रोज इंटू कॉलम लिख कर रिप्रेजेंट करते हैं किसी मैट्रिक्स के ऑर्डर को। क्लियर? इसको कभी मल्टीप्लाई नहीं करेंगे। हाँ, मल्टीप्लाई कब करते हैं, अगर आपसे पूछे नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ मैट्रिक्स, तो उस केस में क्या हो जाएगा, 4 इंटू 4 दैट इज इक्वल टू 16। क्लियर है ना? मल्टीप्लाई कब करेंगे, जब आपका एलिमेंट्स पूछेगा, मैट्रिक्स का जब एलिमेंट्स पूछेगा तो नंबर ऑफ रोज इंटू नंबर ऑफ कॉलम्स कर देंगे, तो मैट्रिक्स के टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट की संख्या निकल जाएगी। और मैट्रिक्स के ऑर्डर को रिप्रेजेंट होगा तो कभी भी मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, m इंटू n के फॉर्म में ही आप लिखेंगे। क्लियर है ना? ओके, चलिए इसे आप लिख लीजिए। एक एग्जाम्पल और देख लेते हैं हम लोग, एक एग्जाम्पल और देख लेते हैं छोटा सा, कैसे ऑर्डर निकालेंगे। अगला एग्जाम्पल है, मान लीजिए हमारे पास एक कोई मैट्रिक्स B है और B में एलिमेंट्स है 1 2 3 4 5, A B C D E M N O P Q। अब यहां ध्यान दीजिए, नंबर ऑफ रोज कितने हैं, इधर हॉरिजॉन्टल लाइंस को देखिए 3। नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं, वर्टिकल लाइंस देखिए 1 2 3 4 एंड 5। नंबर ऑफ कॉलम्स हो गया 5। देयरफॉर ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स B, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स B इज इक्वल टू कितना, 3 इंटू 5 लिखेंगे। क्लियर है ना? एंड अगर आपसे पूछे नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ मैट्रिक्स B इज इक्वल टू कितना, तो 3 इंटू 5 दैट इज इक्वल टू 15। समझ में आया? ऑर्डर जब निकलना हो तो कभी भी हम लोग रोज और कॉलम्स को मल्टीप्लाई करके रिजल्ट नहीं लिखते हैं, सिर्फ रोज और कॉलम की संख्या को मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में लिखते हैं। जबकि नंबर ऑफ एलिमेंट्स पूछे तो नंबर ऑफ रोज इंटू नंबर ऑफ एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई कर दीजिए, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स निकल जाएगा। क्लियर बच्चों? इसको आप नोट कर लीजिए, ठीक है गाइज। अभी तक जो हमने पढ़ा उस पर एक क्वेश्चन बनता है, और ये क्वेश्चन क्या है, मैट्रिसेस कंस्ट्रक्ट करने पर क्वेश्चन है।
तो हमारे पास क्वेश्चन है कंस्ट्रक्ट अ मैट्रिक्स ए आई जे 3-4, मतलब 3x4 ऑर्डर का एक मैट्रिक्स आपको कंस्ट्रक्ट करना है और इसके एलिमेंट का कंडीशन दिया है ए आई जे इज इक्वल टू आई माइनस जे डिवाइडेड बाई आई प्लस जे। तो गाइस सबसे पहले हम लोग 3x4 ऑर्डर का मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट करेंगे सिंबॉलिक फॉर्म में और फिर 1 बाई 1 करके उसके सारे एलिमेंट्स को निकालेंगे और फिर एलिमेंट्स को हम लोग उस मैट्रिक्स के अंदर सिंबॉलिक वाला एलिमेंट के जगह प्लेस कर देंगे तो हमारे पास 3x4 ऑर्डर का मैट्रिक्स बन जाएगा। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम लोग इसको 3x4 ऑर्डर का मैट्रिक्स सिंबॉलिक फॉर्म में निकालते हैं। तो देयरफॉर जो सिंबॉलिक फॉर्म में मैट्रिक्स होगा, गाइस एक बात ध्यान देंगे, 3x4 ऑर्डर का मैट्रिक्स का मतलब है कि ये जो मैट्रिक्स हमारे पास है उसमें 3 रोज हैं और 4 कॉलम्स हैं। 3 रोज और 4 कॉलम्स का मतलब है एक रो में 4 एलिमेंट्स होंगे। क्लियर ना? देयरफॉर A इज इक्वल टू A11, A12, A13, A14, A21, A22, A23, A24, A31, A32, A33, A34। ये है सिंबॉलिक फॉर्म इस मैट्रिक्स का 3x4 ऑर्डर मैट्रिक्स का। यहां पर जो आप सबस्क्रिप्ट में जो नंबर्स देख रहे हैं, अभी हमने पीछे बताया कि ये रोज और कॉलम के लोकेशन को रिप्रेजेंट करता है। जैसे मान लीजिए A11 की हम बात करें तो इसका मतलब क्या है कि ये फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम के इंटरसेक्शन पर सिचुएटेड है, या आप यूं बोल सकते हैं A11 कहाँ है? फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम में है। इसी तरह हम किसी भी एलिमेंट के बारे में बोल सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि अगर हम A23 की बात करें तो A23 का मतलब है कि ये जो एलिमेंट है वो सेकंड रो और थर्ड कॉलम में सिचुएटेड है। इसी प्रकार हम लोग और किसी एलिमेंट की बात करें, जैसे मान लीजिए कि हम लोग A34 की बात करते हैं तो इसका मतलब है कि ये जो एलिमेंट A34 है वो थर्ड रो और फोर्थ कॉलम में सिचुएटेड है। क्लियर है? अब हमारे पास ये सिंबॉलिक फॉर्म में जो हमने मैट्रिक्स को लिखा है, यहां से हर एलिमेंट का रो और कॉलम का लोकेशन आई और जे की वैल्यू मिल जाएगी और इस आई जे की वैल्यू यहां पर हम लोग पुट कर देंगे जहां जो गिवन है, उससे हमारे सारे एलिमेंट्स इसके निकल जाएंगे और उसके बाद फिर से हम लोग पुनः इसमें पुट कर देंगे तो ये हमें 3x4 ऑर्डर का मैट्रिक्स मिल जाएगा। क्लियर? सो गाइस हम लोग एक एक करके सारे एलिमेंट्स को निकालते हैं। तो सबसे पहले हम लोग फॉर 11 A11 को लिख सकते हैं 1 - 1 by 1 + 1 दैट इज इक्वल टू 0। क्यों? क्योंकि 1 - 1 क्या हो जाएगा? 0। A12 का मतलब 1 - 2 by 1 + 2 दैट इज -1/3। 1 - 2 इज इक्वल टू -1 और 1 + 2 इज इक्वल टू 3। देयरफॉर हम लिख सकते हैं -1/3। इसी प्रकार A13 का मतलब 1 - 3 by 1 + 3 दैट इज इक्वल टू -2/4 और इसको हम लिख सकते हैं -1/2। A14 का मतलब है 1 - 4 by 1 + 4 दैट इज इक्वल टू -3/5। A21 का मतलब है 2 - 1/2 + 1 2 - 1 1/3। A22 का मतलब है 2 - 2 डिवाइडेड बाई 2 + 2 इज इक्वल टू 0। 2 - 2 0 होगा। इसी प्रकार A23 का मतलब है 2 - 3/2 + 3 देयरफॉर लिख सकते हैं -1/5। A24 का मतलब है 2 - 4/2 + 4 2 - 4 -2/6 देयरफॉर -1/3।
A31 का मतलब है 3 माइनस 1 बाई 3 प्लस 1, 3 माइनस 1 2 बाई 4 इज इक्वल टू 1 बाई 2। A32 का मतलब है 3 माइनस 2 बाई 3 प्लस 2। देयरफॉर हम लिख सकते हैं 3 माइनस 2 1 बाई 4। इसी प्रकार से जो अगला हो जाएगा हमारा A33 का मतलब है 3 माइनस 3 बाई 3 प्लस 3 दैट इज इक्वल टू 0। 3 माइनस 3 इज इक्वल टू 0 होता है। एंड द लास्ट एलिमेंट A34 का मतलब है 3 माइनस 4 बाई 3 प्लस 4। 3 माइनस 4 इज इक्वल टू माइनस 1 बाई 7। तो इस प्रकार आपने देखा है कि 1 बाई 1 करके हमने उस मैट्रिक्स के सारे एलिमेंट्स को निकाल दिया। ठीक है, तो देयरफॉर मैट्रिक्स ए विल बी क्या हो जाएगा, एक एक करके सारे एलिमेंट्स को हम लोग अरेंज कर देते हैं। तो पहला एलिमेंट है 0, दूसरा माइनस 1 बाई 3, तीसरा माइनस 1 बाई 2, चौथा माइनस 3 बाई 5, उसके बाद पांचवा एलिमेंट है 1 बाई 3, फिर 0, फिर माइनस 1 बाई 5, फिर माइनस 1 बाई 3, फिर अगला एलिमेंट है 1 बाई 2, फिर 1 बाई 4, फिर 0 और फिर है माइनस 1 बाई 7। तो इस प्रकार जो ये मैट्रिक्स मिला आपका, ये मैट्रिक्स आपका हो गया 3 इंटू 4 ऑर्डर का मैट्रिक्स, जो पूछ रहा था कि आप कंस्ट्रक्ट करें। क्लियर है? चलिए इसे आप नोट कर लीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। गाइस हमारा अगला टॉपिक है पॉसिबल ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। किसी मैट्रिक्स के टोटल पॉसिबल ऑर्डर्स को फाइंड आउट करना है। गाइस जब भी इस प्रकार का क्वेश्चन आपके पास आएगा, इसमें उस मैट्रिक्स के टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स गिवन रहेंगे, तो उसके टोटल पॉसिबल नंबर ऑफ ऑर्डर्स को निकालने को कहेगा क्वेश्चन में। आप क्या करेंगे कि जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा, आप टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स का टोटल पॉसिबल फैक्टर्स निकाल लेंगे, और जितने फैक्टर की संख्या होगी उस मैट्रिक्स की टोटल पॉसिबल नंबर ऑफ ऑर्डर्स होंगे। इसे हम लोग समझने के लिए एक एग्जाम्पल का सहारा लेते हैं। एग्जाम्पल है, इफ अ मैट्रिक्स A has 8 elements, then how many possible orders it can have? ठीक है, क्वेश्चन कह रहा है कि एक मैट्रिक्स ए है जिसमें 8 एलिमेंट्स हैं, तो पूछ रहा है इस मैट्रिक्स के कितने पॉसिबल ऑर्डर्स होंगे। तो हमने क्या कहा था अभी कि जब भी आपको टोटल पॉसिबल ऑर्डर्स निकालने हैं, तो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स का फैक्टर्स कर देंगे। फैक्टर्स की जो संख्या होगी वो पॉसिबल नंबर ऑफ ऑर्डर्स होंगे। तो गाइस हमारे पास टोटल नंबर ऑफ, हमारे पास गिवन क्या है, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स दिया हुआ है, कितना है, 8 है। अब हम लोग 8 का फैक्टर करेंगे। तो गाइस 8 को हम लोग कितने प्रकार से फैक्टर कर सकते हैं, देखिए 1 इंटू 8 लिख सकते हैं, 8 को हम लोग 2 इंटू 4 भी लिख सकते हैं, 8 को हम लोग 4 इंटू 2 भी लिख सकते हैं, और 8 को हम लोग 8 इंटू 1 भी लिख सकते हैं। अब 8 को हम इससे ज्यादा फैक्टर में नहीं लिख सकते हैं,
तो हमारे पास टोटल फैक्टर्स कितने हो गए, 1 2 3 और 4 फैक्टर्स हो गया 8 का। तो देयरफॉर नंबर ऑफ पॉसिबल ऑर्डर्स कितना हो जाएगा, 4। क्लियर। और कौन कौन से ऑर्डर होंगे, 1 इंटू 8, फिर दूसरा ऑर्डर हो जाएगा 2 इंटू 4, तीसरा ऑर्डर हो जाएगा 4 इंटू 2 और चौथा हो जाएगा 8 इंटू 1। क्लियर है। चलिए इसे लिख लीजिए। गाइस अगले क्लास में हम लोग टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस पढ़ेंगे। आप लोग आज जितना भी हुआ है इसको एक बार रिवीजन करेंगे और इसके बाद आप लोग एनसीईआरटी का एक्सरसाइज साथ के साथ करना शुरू कर दीजिए। तो आप लोग सबसे पहले क्या करेंगे, इस आज जो भी हमने पढ़ाया इसको एक बार आप रिवीजन कर लेंगे। रिवीजन करने के बाद एनसीईआरटी में एक्सरसाइज है इसका 3.1, आप लोग 3.1 बनाने की कोशिश करेंगे। ठीक है। अगर किसी तरह का कोई डाउट रहता है तो नेक्स्ट लेक्चर में उसे क्लियर कर दिया जाएगा और फिर हम लोग आगे के टॉपिक्स को कवर करेंगे। ओके, थैंक्स फॉर वाचिंग, कीप इन टच, डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।